शुभ संध्या। आज आपके साथ फिर बिना शेड्यूल के मैं उपस्थित हूँ। एडमिन ग्रुप से नोटिफिकेशन आप सबके पास सेंड कर दिया गया है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अपना बेशकीमती समय निकाल के आज मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन पे जरूर जुड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही है? आप में से जो कोई भी हो हिंट कर दें। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस मिल रही है आप सबको? एनीवन गिव मी द रिप्लाई? यस, ओके ओके संजय। तो धीरे धीरे करते करते हम सभी जो हैं वो आईपीसी के एक बड़े पार्ट को हम सब कवर अप कर चुके हैं। अभी जो हिस्सा चल रहा है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो एक डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन के बाद फिर दूसरा बड़ा पार्ट जो होगा वो सेक्शन 511। इसके अलावा छोटे छोटे और हिस्से हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करना है। तो आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि हाँ लगभग 5 या 6 क्लासेस जो हैं वो वाइंड अप करने के लिए सफिशिएंट होगी। तो आप में से जो भी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अगर विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, लंबा समय लग रहा है, तो लास्ट जो फ्राइडे को, सैटरडे और संडे 2 दिन आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, जिसको कंपनशिएट करने के लिए आज आपके साथ उपस्थित हूँ। जो फ्राइडे को आपके साथ डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने आपके साथ थेफ्ट और थेफ्ट के बेसिक एसेंशियल एलिमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे और उसमें कुछ कोशिश ये की थी कि ऐसी बातें आपको बता सकूं जो सामान्य परिदृश्य में आइडिया तो होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मछली, पानी, बिजली, गैस, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपसे कहा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, चोरी जो है, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं उनमें चोरी, थेफ्ट, वो सबसे बेसिक है। इसी के बाद चोरी के बाद थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन या उद्दीपन जिसको आप कहते हैं, या फिर लूट के बाद फिर डकैती, ठीक है। ये चारों जो हैं वो अपराध एक क्रम में हैं और जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं पीटी में तो भरमार होती है प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस में, ठीक है, और मेंस में जो आपसे पूछ लिए जाते हैं उनमें थेफ्ट एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। कभी कभी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, लूट, इन तीनों में रॉबरी, ठीक है, इन तीनों को आपस में कोरिलेट कर लिया जाता है और साथ में ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें आपसे डिफ्रेंशिएट करा लिया जाता है कि हाँ क्या अंतर है, ठीक। एक तो ये चीज हुआ। इस पार्ट से बड़े क्वेश्चन के रूप में यही एक क्वेश्चन निकल के आपके सामने आता है। आगे बात करें तो जो पीटी की बात करें, पीटी जो है वो ये हिस्सा है जिसमें से आपको नाना करते हुए अगर आप 20 क्वेश्चन का आइडिया लें आईपीसी से, तो हर हाल में आपको 5 से ज़्यादा और 10 से कम, मतलब एक बड़ा पोर्शन जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस में कैरी करता है। तो बार बार आपसे कहता हूँ, जो भी इलस्ट्रेशन आईपीसी में बेयर प्रोविज़न में दिए हैं उन सारे इलस्ट्रेशंस को आप ज़रूर पढ़ें और इस कदर पढ़ें कि आपको मेमोराइज हो जाए, और मेमोराइज होने के साथ साथ इस तरह से मेमोराइज हो कि जब कभी आपके साथ भाई ऑब्जेक्टिव में आना है, वो आप इशू आपका है ही है। इसके बाद फिर जब आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखते हैं तो उसमें आपको इन इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करनी होती है। फिर अगला जो है वो आपकी कभी कभी प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, तो उस कंडीशन में ये आपको हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो चीज़ है जिसको आप छोड़ें नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ें, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि पहली फुर्सत आपको जैसे ही मिले एक सब्जेक्ट उठाएं और एक सब्जेक्ट को उठा के
उसके जितने भी सेक्शन में इलस्ट्रेशन है उन सारे इलस्ट्रेशन को एक बार आप देख डालें। ठीक है, चलिए थेफ्ट, चोरी, उम्मीद करता हूं इसके पांचों एसेंशियल्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, पांचों एसेंशियल्स को लिखने के लिए जो कंटेंट है वो भी आपके पास अब उपलब्ध हो गया होगा। मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि प्लीज आंसर ड्रॉ करें, आंसर ड्रॉ करें। देखिए, वही बात को बार बार रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। 3 घंटे की टाइमिंग में आपको 6 घंटे का काम करना है, यानी 100 नंबर की बजाय 200 नंबर आपको शॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, और जितनी देर आपकी कलम रुकी उतने आप पीछे होते चले गए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो प्लीज अगर आप अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट 8 से 10 घंटे दे रहे हैं तो उन 8-10 घंटों में 40% to 50% टाइम जो है वो अपने लिखने पर आप खर्च करें। ठीक है, आप खूब ऑनलाइन क्लासेस लें, आप फिजिकल क्लासेस लें, आप पढ़ें, जीएस पढ़ें वगैरह, पर जो भी करें, लेकिन रिटन वर्क अगर आपने लिखना कम किया तो ये आप जान लीजिए कि अपने लिए आप स्वयं गड्ढा खोद रहे हैं। आगे चलते हैं, बातें तो बहुत सारी है, मैं थकूंगा नहीं, आप थक जाओगे सुनते सुनते। चलिए, थेफ्ट मैंने आपको कंक्लूड कर दिया था। थेफ्ट के बाद जो इसके 2 और पार्ट हैं। ठीक है, 2 और पार्ट में 2 क्या बेसिकली 3 पार्ट इसके कह लें। और जब कभी आप थेफ्ट का आंसर डिस्क्राइब कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में आप अच्छे से जान लीजिए कि इन बाद के सेक्शंस को आप जरूर लिखें। ठीक है, वो सेक्शन है, देखिए, थेफ्ट की ग्रेविटी को, थेफ्ट तो आपने 378 में पढ़ लिया। ठीक है, और पढ़ने के बाद थेफ्ट की जो ग्रेविटी है उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, 5 एसेंशियल बता दिए, इलस्ट्रेशन दे दिया। ठीक है, और भी सबऑर्डिनेट थिंग्स जो हैं वो आपने बता दी कि किस किन वस्तुओं की चोरी हो सकती है, सारी चीजें आपने बता दी। लेकिन अभी आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब किसी ऑफेंस में उस ऑफेंस के 1-2 स्टेज और बचे हों और उनको आपने अगर नहीं बताया है तो ये मान लीजिए कि आपका आंसर आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे हिस्से हैं जो थेफ्ट के ऑफेंस को, इसकी ग्रेविटी को और बढ़ा देते हैं। सिंपल चोरी तो आपने जान लिया, अब इसके बाद 3 ऐसे और ऑफेंसेस हैं। आप सब जानते हैं, मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, 3 और ऐसे पार्ट हैं, सेक्शन 380, 381 और 382। ठीक, ये कोई अलग से एक्स्ट्रा मैं कोई से ऑब्जर्व करके कहीं से अलग से नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन इनको आज आप लिखने का अलग तरीका जाने। ठीक है, चोरी की डेफिनेशन आपने बता दी, उसके सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आप एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि निम्न 3 there are 3 another offenses which are increase the gravity of theft. ठीक है, these are section 380, 81, 82 and 83। ठीक, उसके बाद इन तीनों सेक्शंस को अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो आपके आंसर में कंप्लीटनेस आ जाता है। देखिए, वह स्थान जहां पर अपराध कारित हुआ है। ठीक है, वह स्थान जहां पे अपराध कारित हुआ है, ये द प्लेस देयर वेयर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड, ये सेक्शन 380 में। ठीक, उसके बाद 381 द पर्सन हु कॉमिट दिस क्राइम, तो उस व्यक्ति की हैसियत, उस व्यक्ति की स्थिति। ठीक है, ये सेक्शन 381 हो गया। और सेक्शन 382, अगर इसी अपराध को खतरनाक तैयारी के साथ किया जाता है तो फिर ये अलग हमारा पार्ट हो जाएगा, जिसको हम सेक्शन 381 में पढ़ते हैं। ठीक, अब इन्हीं तीनों हिस्सों को हम
आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको फिर से इंटरप्ट करूँगा। आईपीसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप जानते नहीं हैं। फर्स्ट ईयर से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और जिन जिन लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट तैयार है, तो उनका आंसर जनरली जो होगा वो आईपीसी पे आएगा। तो आईपीसी के बारे में हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन यही वो सब्जेक्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा धोखा भी देता है, सबसे ज़्यादा हमें नुकसान भी पहुंचाता है। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं लेकिन आधा अधूरा जानते हैं, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत जो है वो ये है कि हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बेसिकली उसको डिराइव करना, उससे लिखना, हमें उसके लिखने के प्रॉपर तरीके को हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं आपसे कह रहा था, अगर अब आप सेक्शन 380, 81, 82 को इस तरह से लिखते हैं तो आपके आंसर डिलीवर करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस स्थान की प्रकृति जहां अपराध कारित किया गया है, सेक्शन 380। देखिए सेक्शन आप उठा के देखेंगे तो वो हर स्थान जहां पर मानव निवास की बात की गई है, पहली चीज मानव निवास, और दूसरी चीज हर वह स्थान जहां मनुष्य अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। सिर्फ यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जहां पर मानव निवास करता है वह स्थान, और जहां पर मानव किसी संपत्ति को सुरक्षित रखता है वह स्थान। ये दोनों प्लेस जो हैं वो भी ऐसे ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे वह स्थान जो है वो मनुष्य के लिए, मानव के लिए, जिस मानव के लिए अपराध किया गया है उसकी ग्रेविटी को बढ़ा रहा है। इस क्रम में तंबू, जलयान, निर्माण, ठीक है, ये भी आएगा। लेकिन तंबू के लिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि तंबू का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप 4 स्टैंड खड़े कर दें और उनके चारों तरफ कपड़ा लपेट दें, ठीक है। ये तंबू के कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, तंबू के स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। इसके बाद अगर कोई स्टोर रूम है, स्टोर रूम अगर उस मकान का हिस्सा है और उस स्टोर रूम में प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जाता है, वो उसकी यूटिलिटी जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी को वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, तो ये भी भवन, तंबू, जलयान की कैटेगरी में आएगा। देखिए रेल का डिब्बा किस कैटेगरी में आएगा? मानव निवास के स्थान में आएगा कि नहीं आएगा? एनीवन गिव मी द रिप्लाई। रेल का डिब्बा जो होता है वो सेक्शन 380 में कंसीडर होगा या नहीं होगा? मानव निवास, जल स्थान, निवास स्थान, इसकी कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। अनिल प्रजापति जी ने जवाब दिया, जमशेद ने कहा यस। और कोई? एनीवन? 18 लोग हैं आज जुड़े हुए, कम से कम 18 में से 10 आंसर तो आने ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आज के बाद इसका आंसर आप बहुत आराम से दीजिएगा, बहुत सही तरीके से दीजिएगा। अगर रेल का डिब्बा पटरी पे मूवमेंट की स्थिति पे है, चल रहा है, यानी इंजन उसे लेके कहीं जा रहा है, उस कंडीशन में ये सेक्शन 380 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा डब्बा स्टेशन पे खड़ा है तो खड़े होने की दशा में यह सेक्शन 380 में कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों लोगों का जो भी आंसर यस और नो में दिए हैं, दोनों का आंसर सही है, लेकिन उसको क्रिस्टल क्लियर कर लें। अगर ट्रेन का डब्बा मूवमेंट की दशा में है, गतिमान है, तो उस दशा में
ये सेक्शन 380 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये स्टेशन पे खड़ा है, यार्ड में खड़ा है, यार्ड में यानी मूवमेंट की स्थिति पे नहीं है, पॉज्ड है, तो उस दशा में ये सब्जेक्ट मैटर होगा 380 का। और अगर मूवमेंट में है तो ये सेक्शन 380 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से जो जलयान, अच्छा हाँ, ये जो रेल के डिब्बे वाला है इसका आप केस नोट कर लें। एक अली हुसैन ILR 233 इलाहाबाद 306, ठीक है। ये केस की साइटेशन है। अली हुसैन के केस में ये जो डिब्बा है, इसके डिब्बे की प्रकृति के बारे में क्लियर किया गया था, ठीक। इसके बाद जलयान के बारे में बात कर लें। जलयान जब डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे तो आप सेक्शन 48 में वहां मेंशन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जलयान, पोत वगैरह वगैरह। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लकड़ी, ठीक है, अपनी नेचुरल कंडीशन में है, जैसे वो प्रकृति में पाई जाती है उस कंडीशन में है, मानव निवास अचल संपत्ति होता है और रेल का डिब्बा चलती गाड़ी का पार्ट है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस समय वो स्थिर अवस्था में है, हालांकि वो मूव करेगा 2 मिनट 4 मिनट के बाद वो मूव कर जाएगा, लेकिन जिस समय वो स्थिर अवस्था में है उस समय उसकी प्रकृति जो है वो मानव निवास की तरह ट्रीट की जाएगी। इसी तरह से जलयान की बात कर लें तो अगर जलयान में कोई वुडन पार्ट है, ठीक है, लकड़ी का कोई हिस्सा है, अगर वो लकड़ी का हिस्सा अपनी नेचुरल कंडीशन में है यानी लट्ठे के रूप में है, जैसे वो पेड़ों में होता है उस प्रकृति में है, तो वो जलयान की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया है, काट छाट के उसे जहाज या नौका या जलयान के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया है, उस समय ये सेक्शन 380 का सब्जेक्ट मैटर होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो बांस जो है वो ढेर सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और ढेर सारे इकट्ठा करके उनको एक क्रम में बांध लेते हैं, बांध के उसे एज पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। तो ये वो मानव निर्माण की प्रक्रिया में या जलयान की प्रक्रिया में ये वो पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई निर्माण खाली अवस्था में पड़ा है, खाली मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वहां से संपत्ति की चोरी किया जाना भी सेक्शन 380 का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक वहां मानव निवास ना हो, ठीक है। तो अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, निर्माण कार्य हो रहा है वहां, उस अवस्था में वहां से कोई संपत्ति की चोरी होती है तो वो घर, निवास इत्यादि से चोरी जो है उस कैटेगरी में यानी सेक्शन 380 की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए एक समस्या और होती है, जनरली निवास का मतलब होता है कि ऐसा निवास जिसमें चारों तरफ की दीवारें हो, छत हो यानी ऊपर भी हो और फर्श भी हो, ठीक है, ऊपर नीचे और चारों दीवारें यानी 6 साइड से वो पैक होना चाहिए। उसमें दरवाजे खिड़की क्या है वो तो अलग का इशू है। बिल्डिंग मटेरियल ही अगर सौरभ कोई ले जाएगा तो वो सिंपल थेफ्ट होगी, ठीक है, 378 में उसे कवर करेंगे, ना कि सेक्शन 380 में उसे कवर करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए निर्माण की बात करें, ठीक है, निर्माण का मतलब भवन या भवन जो है भवन से चोरी हो जाना, इसका मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग में छत नहीं है
तो उसको हम निर्माण की कैटेगरी में जर्नली नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंगन या अहाता, कोर्टयार्ड या बैकयार्ड हो सकता है। ठीक है, अब कोर्टयार्ड या बैकयार्ड अगर निवास स्थान से एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है, तब तो वो कोर्टयार्ड या बैकयार्ड की कैटेगरी में आएगा, आंगन या अहाता। ठीक है, इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन कहीं अलग है, दूर है, दूर चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है, एक गेट लगा दिया गया है, इस कंडीशन में ऐसी चार तरफ की बाउंड्री और गेट जो है वो निवास स्थान की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वहां से अगर चोरी होती है तो सिंपली संपत्ति की चोरी की कैटेगरी होगी, 378 में उसे कंसीडर करेंगे, सेक्शन 380 में नहीं करेंगे। देखिए, इस बात को मैं क्यों आपसे इतना लंबा खींच रहा हूं, उसकी वजह है कि दोनों में पनिशमेंट की एक तो अपराध की ग्रेविटी बढ़ जाती है, दूसरा पनिशमेंट का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, और फाइन जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हो जाती हैं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मैं कोर्टयार्ड और बैकयार्ड की बात कर रहा था। तो कोर्टयार्ड और बैकयार्ड जो है वो निवास स्थान के साथ एडजेसेंट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। अगर वो अलग है, सेपरेट है, तो उस दशा में इसे हम बैकयार्ड या कोर्टयार्ड की कंडीशन में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब एक समस्या और हमारे सामने आती है। अगर किसी भवन का छत आकाश, आपका सवाल जो है कि बंद गाड़ी में कहीं कहीं लोग जगह जगह रात्रि विश्राम करते हैं, तो उनमें से चोरी क्या इस धारा के अंतर्गत आएगी? देखिए, ट्रेन की जो कंडीशन है वो तो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर एक सेक्शन है, उस सेक्शन में एक केस है, केस का नाम मैंने आपको बताया अली हुसैन, उसमें इसे क्लियरिफाई कर दिया गया कि क्या स्थिति होती है। लेकिन अगर आप गाड़ी जो है, पहले तो अपने सवाल में उस गाड़ी को क्लियर करें कि गाड़ी का आपका क्या मतलब है। ठीक है, तो फिर इस सवाल के जवाब देने में ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, और आप अपने क्वेश्चन को कागज पेपर में नोट कर लें। लास्ट में 10-15 मिनट का समय जो होता है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए रखता हूं, लेकिन उस समय आप बिल्कुल सवाल नहीं करते हैं, उस समय आप जल्दी से लॉग आउट करके भागना चाहते हैं। अभी तो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए एक भवन है, ओके आकाश, मैं डिस्कस करता हूं आपकी, आप 4 व्हीलर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, मैं छत की बात कर रहा था। अगर कोई भवन है, भवन के छत पर अगर कोई अपराध होता है चोरी का, तो वहां क्या कंडीशन होगी? ठीक है, क्योंकि ना तो वहां दीवारें हैं और ना ही वहां छत है, सिर्फ फर्श है, तो उस दशा में क्या होगा? देखिए, इसमें कई सारे हाई कोर्ट जो हैं उनका अपना डिस्ट्रैक्शन का उनका अपना कंट्रोवर्शियल जो है वो डिसीजन है। कुछ हाई कोर्ट जो हैं वो इसे सेक्शन 380 में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हाई कोर्ट जो हैं उनका अपना ये मानना है कि वो जो प्रोमाइसेस है, उस प्रोमाइसेस यानी छत पे पहुंचने के लिए आप उस भवन के अंदर से होके आने जाने का रास्ता, यानी स्टेयर्स जो हैं वो उस मकान के अंदर से स्टेयर्स हैं। ठीक है, तो आप उस प्रोमाइसेस में अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद उस जगह के एक हिस्से में, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में जाते हैं, तो आप भवन के अंदर ही हैं। लेकिन कुछ हाई कोर्ट जैसे कि जैसे पटना हाई कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट, आज़ादी से पहले वहाँ का भी सेम यही थॉट था कि अगर छत से चोरी हो रही है तो वो सिंपल थेफ्ट के अंतर्गत उसे कंसीडर करेंगे, ना कि 380 में करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में डिस्ट्रैक्शन का है, अपना कंट्रोवर्सी है। लेकिन मेरा अपना जो मानना है एज अ लॉ स्टूडेंट, मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि जो बात है वो सही है कि हम उस प्रोमाइसेस के अंदर से होके ही छत तक पहुंचेंगे, और अंदर से पहुंचेंगे दैट मीन्स ये है कि ये एक कंस्ट्रक्टेड एरिया उसी मकान का एक हिस्सा होगा, तो
तो सेक्शन 380 जो है वो यहां पे भी फॉलो अप होगा। सो 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, ठीक है। चोरी में 3 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना, तो क्या है यहां 4 वर्ष की ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए इस अपराध को थोड़ा सा स्पेसिफाई होकर हमें पढ़ना पड़ता है। आगे चलते हैं सेक्शन 381। सेक्शन 381 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई चोरी का अपराध किसी सेवक द्वारा, ठीक है, पत्नी या सेवक द्वारा किया जाता है, तो उस समय इस अपराध की क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगी। तो एक बात तो यहां ये ध्यान में रखिएगा कि यहां सेवक का मतलब वो है जो आपसे सैलरी पा रहा हो, आपके निर्देशानुसार कार्य कर रहा हो, ठीक। लेकिन अगर एक टेम्परेरी सेवक भी है, टेम्परेरी का मतलब है विद इन 5 मिनट के लिए उससे आपने सेवा ली है, ठीक है, कोई सामान उतरवाने के लिए, बोझ एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, अंशकालीन जिसको हम कह सकते हैं। अगर सेवक अंशकालीन है, रेगुलर वाला है तो वो तो है ही है सेवक, लेकिन अगर सेवक अंशकालीन है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए हमने उसकी सेवा ली, उस दशा में भी वो सेवक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, और सेक्शन 381 में उसको ट्रीट किया जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है? और सेक्शन 381 और सेक्शन 408 न्यास भंग, दोनों में अंतर है। सेक्शन 381 उस कंडीशन में क्या होता है, सेक्शन 381 आप जब बेयर प्रोविजन उठा के देखेंगे तो यह है कि पत्नी या लिपिक, ठीक है, या सेवक द्वारा चोरी का अपराध कारित किया जाना। तो यहां जो चोरी हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। चोरी जो है उस प्रॉपर्टी की हो रही है जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मालिक या ओनर के पोजीशन में है, ठीक है, उस संपत्ति की चोरी हो रही है। लेकिन सेक्शन 408 जो है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, वहां वो प्रॉपर्टी स्वयं उसे दी जा रही है, ठीक है, और वो एज अ जो उस प्रॉपर्टी को, जो संपत्ति है, उस प्रॉपर्टी को उसका मैनेजमेंट करने के लिए उसे ये काम सौंपा गया है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, वहां वो स्वामी के कब्जे से हटा रहा है, संपत्ति को चोरी कर रहा है, और यहां वो स्वयं अपने पास से उसे अपने कार्यों में या किसी भी तरीके से बेच देता है, अपने लिए उपयोग कर लेता है, वगैरह वगैरह जो भी कंडीशन है, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन में है और वहां अपने पोजीशन से वो संपत्ति को किसी तरह से यूटिलाइज कर लेता है या जो भी करता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 382। सेक्शन 382 जो है वो ध्यान रखिएगा, ये बताता है खतरनाक आयुधों के साथ, तैयारी के साथ चोरी का अपराध। अब जरा इस सेक्शन को, सेक्शन 381 को, जो 382 को, ठीक है, आप रॉबरी के साथ जरा इंटरेक्ट करिए। रॉबरी क्या है? रॉबरी जो है वो ये है कि एक व्यक्ति जो है वो क्षति के भय में डाल के आपसे संपत्ति जो है वो प्राप्त कर लेता है, या तो छीन लेता है या तो उद्यपित कर लेता है, आपसे एक्सटॉर्ट कर लेता है। यही तो लूट होती है, रॉबरी है। यहां जो है वो ये है कि आपने तैयारी कर रखी है, आपने आयुध, हथियार जो है वो अपने साथ रख रखा है, और दिमाग में आपके ये है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति में निपटने के लिए हम ये आयुध यानी ये हथियार जो है अपने पास रख रहे हैं। तो लूट से जस्ट एक स्टेज पहले, तुरंत पहले का ये सेक्शन जो है वो कंसीडर होता है, इसीलिए इसकी पनिशमेंट जो है वो भी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो
ये वो ऑफेंसेस हैं जो क्राइम की ग्रेविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक, सेक्शन 382 में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता, ठीक है, जैसे कि लूट में, रॉबरी में हो सकता है कि भय दिखाया गया, भय के साथ हिंसा भी प्रयोग कर दी गई, बल भी प्रयोग कर दिया गया, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन सेक्शन 382 में सिर्फ और सिर्फ धमकी दी जाती है। ठीक है, इसी वजह से यही वो कारण है जिसके कारण सेक्शन, ये आपका जो चोरी है, लूट है, एक्सटॉर्शन है, ये तीनों आपस में बहुत गुथे हुए हैं और पीटी में, प्रॉब्लम में खूब आपको इस पे समस्या होती है। ठीक है सर, नर्स भी ऐसे में कंसीडर होगी जो पेशेंट के लिए। अंचल, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, हाँ, सेवक, जी, सेवक में वो भी होगी, नर्सेस जो होंगी, कोई भी ऐसा अंशकालीन या दीर्घकालीन या परमानेंट कोई भी व्यक्ति होगा वो हमारे सेवक की कैटेगरी में आएगा, और अगर उसने कोई चोरी की है तो यहां हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो चोरी का अपराध है, ठीक है, तो चोरी के अपराध में दो चीजें ध्यान रखी जाती हैं। ठीक, सेक्शन 382 में जो चोरी का ऑफेंस हो रहा है उसमें धमकी होती है। ठीक है, और धमकी के साथ साथ कोई क्षति कारित की जाती है। अब ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर चोरी की संपत्ति या तो लूटते समय, ठीक है, या ले जाते समय, दो चीजें हैं, लूटते समय, उस घटना को कारित करते समय, या उस प्रॉपर्टी को ले जाते समय, इन दो कंडीशंस पे अगर अपराध हो रहा है तो ये मान के चलिए कि सेक्शन जो है वो आपका लूट का वहां कंसीडर होता है। लेकिन अगर मैं चोरी और लूट के बारे में बात कर रहा हूं, खास तौर से चोरी का सेक्शन 382, ठीक है, तो अगर सेक्शन 382 है तो वहां केवल परिस्थितियों के साथ निपटने के लिए हथियार या आयुध रखा जाता है। ठीक है, लेकिन लूट में क्या होता है, लूट में भय में डाला जाता है, कोई क्षति कारित की जा सकती है। ठीक है, अब ये क्षति जो है लूट में, अगर वो प्रॉपर्टी को चुराते समय या ले जाते समय कारित की गई है तो वो लूट होगी, लूट का हिस्सा होगा। लेकिन अगर चोर जो है उसने प्रॉपर्टी को चुराया और वो लेके जा रहा है, उसी समय पुलिस ने या किसी ने इंटरफेयर कर दिया और प्रॉपर्टी को उसने छोड़ दिया, उस समय अगर उसने कोई हिंसा या कोई क्षति या कोई चोट कारित की, समझिएगा मेरी बात को, बहुत थोड़ा सा, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने आपके माथे पर रिवॉल्वर या तमंचा लगाया और आपसे आपका बटुआ मांगा, वॉलेट मांगा, आपने देने से इनकार कर दिया तो उसने बंदूक के बट से आपको सर पे हिट किया और हिट करने के बाद तब आपसे आपका बटुआ ले लिया। ये घटना जो हुई वो लूट हुई। ठीक, मेरे पास एक तमंचा है, वो तमंचा मैंने कमर में लगाया और आपके सामने खड़ा हो गया और खड़ा होके मैंने शर्ट अपनी ऊपर उठाई ताकि आपको तमंचा जो है वो विजुअल हो जाए, दिख जाए, और तब मैंने आपसे आपके बटुए को, तब आपके बटुए को हाथ डाल के या किसी तरह से मैंने फोर्सफुली आपके जेब से निकाल लिया। ठीक है, तो दोनों घटना तो लूट की हुई, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरी घटना में आपको किसी तरह की क्षति नहीं की, केवल क्षति का भय दिया है आपको। ठीक है, वहीं एक तीसरी कंडीशन भी आप जानिए। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आप सो रहे थे, मैंने तमंचा लगाया हुआ है और आपके गले से मैंने
जंजीर को, आपकी चेन को मैंने काटा और काट के मैं निकाल ले गया, और तमंचा इसलिए रखा था कि अगर आप विरोध करेंगे तो मैं आपको उसको दिखा के डरा दूंगा। तो ये 3 कंडीशन जो है वो क्रिएट होती हैं। अब अगर वो जंजीर ले जाते समय अगर आपने मुझे रोक लिया, पकड़ लिया, और जंजीर मैंने फेंक दी और फेंक के आपको उसी तमंचे के बट से मार दिया, तो ये घटना लूट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति जो चुराई गई थी वो अब मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास से दूर हो गई है, उसे मैंने छोड़ दिया है। इस कंडीशन में जो मैंने बंदूक के बट से आपको मारा है, इस कंडीशन में मैं धारा 378 में चोरी और आपको घोर उपहति या उपहति जैसी कंडीशन हो वो पहुंचाने के लिए दोनों अलग अलग के लिए मैं चार्ज किया जाऊंगा और पनिश किया जाऊंगा। लेकिन अगर वो चेन मेरे हाथ में होती, लेते समय ही मैं आपको बंदूक से मार देता, या मैं जब निकाल लिया और आप मुझे पकड़ते और उस समय मैं बंदूक से मारता, आपको बट से मार देता, उस कंडीशन में ये लूट होती। क्यों? क्योंकि वो चोरी की संपत्ति को अभी मेरे कब्जे में है, मैं उसको या तो चुराते समय या ले जाते समय आपको मैंने क्षति कारित की है। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने हाथ से छोड़ दी और तब मैंने आपको क्षति पहुंचाई, उस कंडीशन में सेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे हाथ में है और तब मैंने आपको क्षति पहुंचाई, तो सेक्शन चेंज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सेक्शन जो है वो डिफर हो जाएगा। पहले कंडीशन में जब मेरे हाथ में वो प्रॉपर्टी रहेगी और तब मैंने आपको क्षति पहुंचाई है, तब वो लूट की घटना होगी। और प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी, फेंक दिया, अपने पास से हटा दिया, और तब मैं आपको क्षति कर रहा हूं, तो सेक्शन 378 लगेगा। और उसके साथ ही साथ उपहति या घोर उपहति जैसा होगा वो दोनों अलग अलग लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि इतना अगर आप फ्रेम करोगे ये पूरा पार्ट, यानी जो सैटरडे को जो आपके साथ पढ़ाया, आपसे मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया, फ्लो चार्ट बनवाने के बाद चोरी के लिए जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन आपके साथ बताया, फिर जो चोरी है उसके बारे में बताया, फिर चोरी के जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो आपके साथ बताए। एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद अब चोरी की ग्रेविटी को बढ़ाने वाले 3 सेक्शन, कौन कौन से 3 सेक्शन हैं, 3 हिस्से कौन कौन से हैं, 3, 80, 81 और 82, इन तीनों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जब आप वो फ्लो चार्ट से लेके यहां तक के हिस्से को आप कंप्लीट करेंगे, तब आपका थेफ्ट का हिस्सा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे सवाल होंगे वैसी चीजें आगे बढ़ेगी। नाउ इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट होता है एक्सटॉर्शन, उद्यपन। ठीक है, एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 से लेकर सेक्शन 389 तक। देखिए, मैं भी आपके जैसा हूं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, सेक्शन जो है वो मेमोराइज नहीं हो पाता है, बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक मुझसे बहुत कुशाग्र है और आप मुझसे बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ये सारे सेक्शन जो हैं वो बहुत अच्छे से आप याद करिएगा, लिख लिख के याद करिएगा, अपनी स्टडी टेबल पे सामने लगा लीजिए, लिख के अपने वॉशरूम की दीवालों पर चिपका लीजिए। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे जहां लगाइए जहां आप बहुत कॉन्स्टेंटली आप बैठते हो। ठीक, सेक्शन 383 से लेकर 389 ये पूरा पार्ट जो है वो एक्सटॉर्शन का है। एक्सटॉर्शन में सेक्शन 383 ये डेफिनेशन क्लॉज है जो एक्सटॉर्शन को बताता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 384 ये जो एक्सटॉर्शन को अभी आपने 83 में डिफाइन किया है, उसके पनिशमेंट के लिए जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है। सेक्शन 386 और 386 और 388 ये दोनों सेक्शन जो हैं वो एक्सटॉर्शन की ग्रेविटी को बढ़ाने वाले ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें पनिशमेंट भी बढ़ जाता है। और इसके तुरंत बाद यानी
385 में एक्सटॉर्शन के लिए जो अटेम्प्ट होता है वो और उसकी पनिशमेंट दोनों को मेंशन किया गया है। और सेक्शन 387, 389 ये अधिक ग्रेविटी वाले ऑफेंसेस जो हैं एक्सटॉर्शन के, उनको अटेम्प्ट के लिए जो पनिशमेंट है उनके बारे में बात करता है। तो ये स्ट्रक्चर है 383 से लेके 389 तक का। सबसे पहले एक्सटॉर्शन के बारे में आप जान लीजिए कि चोरी, लूट, इन दोनों अपराधों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम एक्सटॉर्शन मानते हैं। यानी इसमें कुछ पार्ट लूट का होता है और कुछ पार्ट थेफ्ट का होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो मिश्रित स्वरूप होता है वो मिश्रित स्वरूप ही हमारा एक्सटॉर्शन कहलाता है। इसके एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करें तो 4 इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं, ठीक है। चारों एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहले यह है कि जो अभियुक्त है या जिसको हम परिवादी कहें, शब्द कहें, कंप्लेनियन कहें, ठीक है, उसको क्षति के भय में डाला गया हो, सबसे पहली बात ये। और ये क्षति का भय ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसी पर पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन का दारोमदार जो है वो डिपेंड करता है। कैसे, अभी आगे बात करते हैं। फिर दूसरा जो है वो ऐसी थ्रेट जो क्षति में डालने का भय क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा भय, ऐसी थ्रेट जो है वो विथ इंटेंशन होनी चाहिए, शासय होनी चाहिए। फिर ऐसी थ्रेट जो दी जा रही है वो उस व्यक्ति जिसको वो थ्रेट दी जा रही है उस व्यक्ति या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के विषय में होनी चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा जो है वो ये है कि इन सारे अभियुक्त का जो अभियुक्त है उसके भय के कारण जो हम प्रॉपर्टी या जो भी वस्तु हम दे रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी, या हम कोई कोरा कागज या कोई चेक या कुछ ऐसा दे रहे हैं जो फर्दर बाद में उसे किसी ट्रेजर या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में अगर बदला जा सकता है, तो ये यानी 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्षति का भय होना चाहिए, ठीक है। अभियुक्त जो है वो किसी वादी को क्षति के भय में डाले। ऐसी क्षति का भय जो है वो उस व्यक्ति के स्वयं या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के विषय में होनी चाहिए, ठीक। तीसरी चीज जो है वो ऐसी धमकी, शासय होनी चाहिए, विथ इंटेंशन होनी चाहिए। और चौथा, किसी संपत्ति का ट्रांसफर होना चाहिए, उसे दिया जाना चाहिए। ये 4 ऐसे एसेंशियल हैं जो एक्सटॉर्शन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्षति के भय की बात करें। क्षति का भय, जैसे ही हम क्षति की बात करेंगे, डैमेज की बात करेंगे, हम सीधे कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 को। डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 44 है। तो जब हम वहां डेफिनेशन क्लॉज में जाते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में क्षति को जो डिफाइन किया गया है वो क्षति से मतलब किसी व्यक्ति की धन, संपत्ति, शरीर या ख्याति, ठीक है, उसकी जो अपनी नेम एंड फेम है, ये सारी चीजें अगर कंसीडर हो रही है तो ये क्षति की कैटेगरी में ही आएंगे। अगर इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अगर प्रभावित किया जा रहा है तो ये क्षति होगी। मॉनेटरी अगर इफेक्टेड किया जा रहा है तो ये क्षति है। उसको डिफोमेन करने की बात की जा रही है तो वो भी क्षति होगी। तो यानी क्षति जो है वो सेक्शन 44 से हम यहाँ इसको इंटरैक्ट कर लेंगे। अब भय की बात कर लेते हैं, फियर। देखिए, भय की जो कंडीशन है वो पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। जैसे अगर एक 25 साल 30 साल के युवक को हम एक तमंचा दिखा के भयभीत करें, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम एक 25-30 साल की महिला को तमंचा दिखाकर भय में लाएं, वहीं एक
10 साल 12 साल का बालक या बालिका है उसे तमंचा दिखाकर भय में लाएं, या 60 साल 80 साल के कोई वृद्ध को हम तमंचा दिखा के भय क्रिएट करें, इन सारी परिस्थितियों में जो भय का अमाउंट होगा और उस अमाउंट में जो रिएक्शन आएंगे वो सभी एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, तो जो फियर है, जो भय है, ये पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड अलग अलग है, अलग अलग मौकों पर डिपेंड करता है। जैसे हर एक वाद में तथ्य और परिस्थितियां जो हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह से सेक्शन 383 में जो फियर है, जिसे भय में, जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है, उस व्यक्ति की अपनी परिस्थिति, उसकी मानसिक शारीरिक अवस्था, उसकी दशा जो है वो भय के अमाउंट को क्लियर करती है। अब बात कर लें, धमकी की बात है अभी, और इसको क्लियर कर लें, पहले वर्ड्स जो हैं उनको आप समझ। धमकी, अब अगर धमकी दी जा रही है, ठीक है, और धमकी के कारण मैं अगर एक 80 साल के वृद्ध महिला को मैं अगर धमकी दे रहा हूं, ठीक है, और धमकी के कारण वो वस्तु को मुझे तुरंत दे रही है, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन दूसरी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो धमकी है वो प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य पर अलग अलग असर डालती है। तो ये तो कुछ इसके वर्ड्स हुए। अब इसका मेन कंटेंट जो है, जहां पर हर एक परीक्षार्थी को, हर एक कंपटीशन देने वाले व्यक्ति को दिक्कत होती है, वो दिक्कत वो ये है कि अगर प्रॉपर्टी या मूल्यवान संपत्ति या जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो दी जा रही है, अगर भय में डाल के तुरंत इमीडिएट वो मूल्यवान संपत्ति तुरंत प्राप्त कर ली जा रही है, तो ये तुरंत प्राप्त कर लेना, उसी समय प्राप्त कर लेना, मैंने आपके सर पे तमंचा रखा, ठीक है, मैंने आपके सर पे तमंचा रखा और कहा गले की जंजीर और जो आपने पर्स रखा है वो मुझे दे दीजिए, आपने तुरंत दे दिया, तो तुरंत दिया जाना जो है ये एक्सटॉर्शन नहीं है, ये रॉबरी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपके सर पे तमंचा रखा और तमंचा रखने के बाद, ठीक है, मैंने आपके सर पे तमंचा रखा, तमंचा रखने के बाद आपके फैमिली मेंबर को ये कन्वे कर दिया कि ये जो व्यक्ति हैं वो मेरे पास हैं, ठीक है, अगर इतना रुपए या ये संपत्ति या ये सारी चीजें आप मुझे नहीं दे दोगे तो इनको गोली मार दी जाएगी। ठीक है, तो यहां गोली अभी मारी नहीं गई है, फैमिली मेंबर को केवल क्षति का भय दिया जा रहा है, और इस भय में जो चीज, जो प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होगी, वो प्रॉपर्टी हमें एक्सटॉर्शन में प्राप्त होगी। इसको समझिएगा, लूट जो है वो सडन एट अ टाइम उसी समय होती है, प्रॉपर्टी उसी समय अचीव कर ली जाती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है टाइम का, पहली चीज। दूसरी चीज, लूट में जिस व्यक्ति को हम भयभीत कर रहे हैं उसी व्यक्ति से संपत्ति हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहां एक्सटॉर्शन में जिसको हम भयभीत कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भी किसी और से हम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज। तीसरी चीज ये कि अगर प्रॉपर्टी, यानी अगर मान लीजिए आपसे एक सादे कागज पे हमने सिग्नेचर करा लिया, सादे कागज पे तो हम आपके बंदूक रखें और सादे कागज पे सिग्नेचर करा लिए, लेकिन इस सादे कागज का, ठीक है, या अगर चेक पे साइन करा लिया, तो ये तुरंत नहीं, ये थोड़ी देर बाद जब हम बैंक में जाएंगे या इस सादे कागज पे जो कुछ भी हम लिखेंगे, ये थोड़े समय के बाद ये प्रभावित होगा। तो जब ये थोड़े समय के बाद प्रभावित होगा तो टाइम जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
तुरंत इमीडिएट तत्काल आपको भय में डाला और तत्काल आपसे संपत्ति प्राप्त कर ली, ये लूट है। लेकिन आपको भय में डाला और भय में डालने के बाद थोड़े समय के बाद, कितना समय, ये तथ्य और परिस्थिति का विषय होगा, ठीक है। थोड़े समय के बाद आपसे मूल्यवान संपत्ति या आभूषण या ज्वेलरी या कुछ भी प्राप्त किया, ठीक है, तो समय बीत जाने पे ये जो चेंज होगा वो एक्सटॉर्शन होगा। ये दोनों चीजें थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लूट में घोर उपाधि या मृत्यु कारित करने का भय उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां एक्सटॉर्शन में, अभी आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो इन तीनों को आपके बारे में अंतर बताऊंगा। देखिए, एक्सटॉर्शन में चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल हो सकती है, ठीक है। एक्सटॉर्शन में ये बात आपकी सही है, लेकिन जब कभी अचल संपत्ति इसमें आती है तो उसका नेचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी जब मैं इन तीनों पार्ट को आपको पढ़ा लूंगा, चोरी, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, इन तीनों को पढ़ा लूंगा, तब इसके अंतर को बताते हुए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन के लिए यह बात विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस व्यक्ति को हम भय में डाल रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति से या उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से जब हम कोई मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करते हैं, अगर उसी समय प्राप्त कर लिया तो ये एक्सटॉर्शन नहीं होगा, ये लूट होगा। लेकिन अगर हमने थोड़े समय के बाद, कितना समय, ये तथ्य और परिस्थितियों का होगा, थोड़े समय के बाद, या जिसको हमने भय में डाला है उससे अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से हम प्राप्त कर रहे हैं। हमने आपके बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ के उसे अपने पास बैठा लिया और आपको फोन करके कहते हैं कि हाँ ऐसा है, 2 लाख रुपए जो है वो आधे घंटे के अंदर इस जगह पे पहुंचा दीजिए, वरना आपके बच्चे को मार दिया जाएगा या नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, क्षति पहुंचा दी जाएगी। दिस इज एक्सटॉर्शन। आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो हमारे पास थ्रेट में है, धमकी में है। तो 3 साल का जुर्माना, 3 साल की कैद प्लस जुर्माना एक्सटॉर्शन के लिए है, ठीक। और इसको और ग्रेविटी बढ़ाने के लिए जो इसके 2 सेक्शन हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने की धमकी दी जाती है सेक्शन 386 में, ठीक। आजीवन या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अगर हम आपको भय में डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में सेक्शन 388 लागू हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं, इसको आप पुनः एक बार जरूर बुक से डिस्कस कर लें। अगर आपको, देखिए, सबसे बड़ी कुछ नहीं है इस सेक्शन में, कुछ अंतर नहीं है, बस खाली कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि लूट, रॉबरी और एक्सटॉर्शन, ये दोनों कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एमसीक्यू में खास तौर से हमसे वहां मिस्टेक हो जाती है। रिटन में तो हम लिख जाएंगे, हेडिंग डाली और हेडिंग डाल के हमने लिख दिया, लेकिन पीटी में हमसे ये अक्सर दिक्कत हो जाती है कि एक्सटॉर्शन में जाएगा या लूट में जाएगा, वहां हमसे ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसे पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कल आपके साथ फिर से क्लास में इसके आगे लूट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद लूट के बाद इन तीनों को, चोरी, लूट और एक्सटॉर्शन, इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेवेंसी है और इनमें क्या डिफरेंसेस है, वो आपस में बात करेंगे। यस प्लीज, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग।
क्लास की टाइम वही 8 बजे, कल भी 8 बजे ही रहेगी, ठीक है। कल आपके साथ 8 बजे, उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे जो होगा वो शेड्यूल होगा। दरअसल में कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण दिक्कत हो जाती है, रेगुलर आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। और आप सबको एक बधाई देना चाहूँगा कि फेसबुक से मेरे पास एक ईमेल आया है। फेसबुक को ये लगता है कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, आपकी संख्या इतनी ज़्यादा रहती है, आज तो नहीं है, इतनी संख्या ज़्यादा होती है कि फेसबुक ने कहा कि अगर आप जो कंसल्ट कर रहे हैं फेसबुक के लाइव पेज पे, अगर आप किसी तरह का एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो बताइए, किसी तरह की हेल्प चाहिए तो बताइए। तो मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई सवाल है, लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आंसर को फ्रेम करें, वो चाहे जिस सब्जेक्ट को हो, अपने आंसर को फ्रेम करें, लिखें, लिखने की आदत डालें, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको दिक्कत होगी, विश्वास मानिए। और कल मिलते हैं आपके साथ 8 बजे, तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें। थैंक यू।